तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1, सेल और बैटरी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक कार्बन जिंक सेल की सामान्य वोल्टता का मान कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एक कार्बन जिंक सेल की सामान्य वोल्टता का मान कितना होता है? 1.8 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 1.0 वोल्टेज या 2.1 वोल्टेज? कौन सा होगा इनमें से आंसर? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एक कार्बन जिंक सेल की सामान्य वोल्टता का मान होता है 1.5 वोल्टेज। अगला प्रश्न दोस्तों 2 नंबर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 5 कार्बन जिंक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या जोड़े गए हैं, तो श्रेणी समूह में जुड़े सेलों का कुल वोल्टता का मान क्या होगा? यानी जो टोटल सेल है वो कार्बन जिंक सेल है सभी के सभी, और कितनी है उनकी संख्या? 5। यानी 5 कार्बन जिंक सेल है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और सभी का कुल वोल्टता कितना होगा? यानी टोटल वोल्टेज कितनी होगी? 6.5 वोल्टेज या 4.5 वोल्टेज या 7.5 वोल्टेज या 1.5 वोल्टेज? जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 7.5 वोल्टेज। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कार्बन जिंक सेल का जो वोल्टेज होती है वो होती है 1.5, यानी 5 सेल जोड़े गए हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 सेलों को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 7.5। अगला प्रश्न दोस्तों 3 नंबर। मरकरी सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मरकरी सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, या ईएमएफ बोल सकते हैं इसको, कई बार ईएमएफ भी लिखा हुआ आ सकता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका पूरा नाम होता है। 2.6 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 2.1 वोल्टेज या 1.8 वोल्टेज? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो पिछले कुछ दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मरकरी सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर। प्राथमिक सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यानी जो प्राथमिक सेल होता है उसकी दक्षता कितनी होती है? 70%, 80%, 60% या 30%? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कल शाम को 8 बजे होगा आपका इसी यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन टेस्ट। प्राथमिक सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी 70% होती है। 70% प्राथमिक सेल की दक्षता लगभग 70% मानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 नंबर। साथ में मैं अपने कमेंट भी छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा वहां से। अगला प्रश्न है 5 नंबर। सबसे अधिक कौन से सेल का उपयोग किया जाता है? यानी ये 4 सेल दे रखे हैं या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से सेल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ईंधन सेल का, निकल कैडमियम सेल का या निकल आयरन सेल का या लेड एसिड सेल का? कौन सा होगा इनमें से जिसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, सबसे अधिक कौन से सेल का उपयोग किया जाता है? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल का जो एक द्वितीयक सेल होता है जो रिचार्जेबल होता है, यानी द्वारा चार्ज भी कर सकते हैं हम इसको, इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है आजकल जितनी मोटर गाड़ियां होती है उनमें और घर में इन्वर्टरों के ऊपर इसी बैटरी का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी भी हो सकता है, लेड एसिड सेल भी हो सकता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 6 नंबर। दोस्तों मोबाइल फोन में कौन सी बैटरी का उपयोग होता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कार्बन जिंक, लिथियम आयनिक या लेड एसिड या निकल आयरन? कौन सा होगा इनमें से आंसर? मोबाइल फोन में जो मोबाइल फोन्स होता है उनमें कौन सी बैटरी का उपयोग किया जाता है? कार्बन जिंक, लिथियम आयनिक, लेड एसिड, निकल आयरन?
बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, लिथियम आयनिक बैटरी होती है, इसका उपयोग हमेशा मोबाइल फोन में किया जाता है। लिथियम आयनिक या लिथियम बैटरी होती है, इसका उपयोग किया जाता है हमेशा मोबाइल फोन में। आप मोबाइल फोन की बैटरी को निकाल के देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है लिथियम। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, यदि एक शोषक सेल लंबे समय तक बिना कार्य रखा रहे तो यह अपनी सामर्थ्य बनाए रखता है या सामर्थ्य को खो देता है या आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है या आंतरिक प्रतिरोध कम कर देता है। कौन सा होगा इनमें से आंसर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, डीएमआरसी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। यदि एक शोषक सेल लंबे समय तक बिना कार्य करे रखा गया है तो यह अपनी क्या चीज खो देता है? जल्दी से बता दीजिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी यह अपनी सामर्थ्य को खो देता है। यानी शोषक सेल होता है, उसको अगर हम लंबे समय तक काम में नहीं लेंगे तो वह अपनी सामर्थ्य को खो देता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 8 नंबर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसको नियंत्रित करता है? यानी सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किसका कंट्रोल करता है या किसको नियंत्रित करता है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। आउटपुट करंट की मात्रा को या आउटपुट वोल्टता को या इनपुट वोल्टता को या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जिसको भी आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए, जैसा भी आता है आपको आंसर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसको नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है, आउटपुट करंट की मात्रा को हमेशा कंट्रोल करता है। यानी सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो जो आउटपुट धारा होती है उसको कंट्रोल करता है, यानी ए ऑप्शन हो गया इसका। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है? रेक्टिफायर विधि, स्थिर करंट विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि या स्थिर वोल्टेज विधि? कौन सा होगा इनमें से ऑप्शन? जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आंसर बताया। यानी जब बैटरी होती है उसको हम बहुत कम दर पर चार्ज करते हैं या आवेशित करते हैं तो बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है? उसको क्या बोल सकते हैं हम? रेक्टिफायर विधि, स्थिर करंट विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि या स्थिर वोल्टेज विधि? कौन सा होगा दोस्तों? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है इसमें से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रिकल चार्जिंग विधि। यानी जो बैटरी होती है उसकी प्लेटें कठोर हो जाती है अगर हम उसको लंबे समय तक आवेशित नहीं कर सकते आवेशित नहीं करते हैं, अगर हम उसको लंबे समय तक या निरावेशित नहीं करते हैं, लंबे समय तक पड़ी रहती है तो उसकी जो प्लेटें होती है वो कठोर हो जाती है। इसी वजह से हमें उसे बिल्कुल कम करंट पर चार्ज करना पड़ता है 2 या 3 दिन तक लगातार, तो उसको ट्रिकल चार्जिंग विधि बोला जाता है। यानी बिल्कुल ही कम करंट की दर पर चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी ट्रिकल चार्ज विधि। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। निकल आयरन बैटरियों का उपयोग कहां पर किया जाता है? इसका आंसर बता दीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। निकल आयरन बैटरी होती है उनका उपयोग कहां पर किया जाता है? पनडुब्बियों में, कार इंजन को स्टार्ट करने में या अस्पताल के आपातकालीन सेवा केंद्रों में या रेलवे के अंदर ट्रेन लाइटिंग में? कहां पर किया जाता है इसका उपयोग? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, आपको जैसा भी आता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। निकल आयरन बैटरियों का उपयोग हमेशा पनडुब्बियों में किया जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, जो डीएमआरसी में भी आया हुआ था पिछले वर्ष। निकल आयरन बैटरियों का उपयोग कहां पर किया जाता है? पनडुब्बियों में।